नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार लर्नर्स ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी प्रैक्टिस सीरीज। जो प्रैक्टिस सीरीज होगी 2019 का पेपर होगा, ईवीएस का सेक्शन होगा, जो 5वां सेक्शन होता है, जो क्वेश्चन 121 शुरू होंगे। और ये प्रैक्टिस सीरीज जो आपको हेल्प करेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे जाते हैं और लगभग 60-70% क्वेश्चन वही रहते हैं, 30 से 40% क्वेश्चन नए लाए जाते हैं। तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है सीरीज। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है। तो विकल्प दिया हुआ है आइकोर्निया क्रेसिपीज, जिसे जलकुंभी के नाम से जाना जाता है। विकल्प भी दिया हुआ है पार्थियन हिस्टोरोफोरस कांग्रेस घास, और विकल्प से दिया लैंटाना कैमारा। विकल्प दिया हुआ है सिनोडोन डेक्टाइलोन दूब घास। इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा विकल्प ए, जो आइकोर्निया क्रेसिपीज जलकुंभी, जिसे हम आतंक के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो होती है जब जलाशय या फिर जो झील होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत तेज़ी से अपना विस्तार करती है। और बहुत तेज़ी विस्तार करने के कारण क्या होता है कि जलीय परितंत्र जो होता है वो डगमगा जाता है, या फिर कह सकते हैं कि काफ़ी उसमें संतुलन गड़बड़ा जाने के कारण से अन्य जीवों का और उसमें जो रहने वाली घास होती हैं उनका विनाश होना शुरू होता है, जिससे कि परितंत्र ही इकोसिस्टम जलीय गड़बड़ हो जाता है, जिससे अन्य जीवों का विकास नहीं हो पाता है। और इसे बंगाल के आतंक के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है 122, वायरस के अजय होने का लक्षण है। तो वायरस के अजय होने का लक्षण विकल्प ए में दिया हुआ है यह प्रजनन नहीं कर सकता। विकल्प बी में दिया हुआ है इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। विकल्प सी में दिया हुआ है इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती। विकल्प डी में दिया हुआ है क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा विकल्प डी, कि इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसके कारण इसके जो लक्षण होते हैं वो कभी कभी अजैविक लक्षण के रूप में प्रदर्शित होते हैं। और हम ये जो विकल्प डी राइट आंसर है। बाकी विकल्प सी की बात इनमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है, तो इसमें वंशानुगत सामग्री पाई जाती है। इसी कारण कोरोना वायरस जो कोविड-19 चाइना के द्वारा आया था, तो उसमें क्या हुआ था कि चाइना ने सबसे पहले जीनोम सीक्वेंसिंग कर ली थी, और यह प्रजनन करता ही है और इसमें प्रोटीन पाया ही जाता है, जिससे क्रिस्टल के रूप में प्रतीत होने के कारण ही यह अजैविक रूप में देखा जा सकता है। और एक बात और भी है कि यह इसकी खोज इवानोव्स्की ने की थी, और यह एक जैव एवं अजैव के बीच की कड़ी माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वह हार्मोन है। ए दिया हुआ है साइटोकाइनिन, बी दिया हुआ है जिब्रेलिन, सी दिया हुआ ऑक्सिन, डी दिया हुआ है एथिलीन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एथिलीन। एथिलीन जो होता है ऐसा हार्मोन होता है जो फलों को पकाने में सहायता करता है, जो इसका डी है राइट आंसर। बाकी जिब्रेलिन जो होता है बीजों के अंकुरण में सहायता करता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है। विकल्प ए में दिया हुआ है क्लस्ट्रीडियम, विकल्प बी में दिया हुआ है राइजोबियम, विकल्प सी में दिया हुआ है एजेटोबैक्टर, विकल्प डी में दिया हुआ है विब्रियो। तो इसका राइट आंसर जो होगा विकल्प ए होगा, इसका ये होगा क्लस्ट्रीडियम। जो अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है वो क्लस्ट्रीडियम करता है, और ये सही है। बाकी जो राइजोबियम एजेटोबैक्टर हैं वो वायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो इसका जो आंसर है सामान्य रूप से पाया जाता है कोशिका में डीएनए, तो होगा विकल्प ए में दिया हुआ है बी डीएनए, विकल्प सी में दिया हुआ है डी डीएनए, विकल्प ए में दिया हुआ है ए डीएनए, विकल्प डी में दिया हुआ है जेड डीएनए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प ए, बी डीएनए जो होता है वो सामान्य रूप से कोशिका में पाया जाता है। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सन 1853 में भारत की पहली ट्रेन चली थी। तो पहली ट्रेन चली थी, विकल्प दिया हुआ है कलकत्ता से
अलीपुर के बीच, विकल्प बी में दिया हुआ है मुंबई से थाड़े के बीच, विकल्प सी में दिया हुआ है मुंबई से थाड़े के बीच, विकल्प डी में बम्बई, विकल्प डी में दिया हुआ कलकत्ता से दमदम के बीच। तो इसका जो बम्बई से, विकल्प सी है बम्बई से पुणे के बीच में, तो इसका जो राइट आंसर है वो विकल्प बी है, बम्बई से थाड़े के बीच इसका राइट आंसर है। और उस समय जब ट्रेन चली थी तो करीब 37 किलोमीटर की दूरी थी, और ये जो सिंधु नाम का और सुल्तान नाम का ट्रेन वहाँ से लाया गया था ब्रिटेन से, जिसको मतलब जो इंजन, जो गुड्स इंजन था, अरे गुड्स गाड़ी थी, उसको इस सिंधु और सुल्तान नामक इंजन ने खींचा था, जो ब्रिटेन से लाए गए थे। और उस समय में हमारे यहाँ के जो वो थे लॉर्ड डलहौजी थे, यहाँ के गवर्नर थे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक 127 नंबर क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो आयोजित होता है, विकल्प ए में दिया हुआ है पुष्कर में, विकल्प बी में दिया हुआ है सोनपुर में, विकल्प सी दिया हुआ है हरिद्वार में, विकल्प डी में दिया हुआ है नासिक में। इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प बी सोनपुर। जो सबसे बड़ा पशु मेला एशिया का लगता है वो सोनपुर में लगता है, जो कि बिहार में अवस्थित होता है। बहुत बड़ा पशु मेला लगता है बिहार में। बात करते हैं पुष्कर की, तो पुष्कर मेला जो लगता है वो लगता है राजस्थान के अजमेर में, जबकि हरिद्वार में लगता है जो लगता है आपका कुंभ मेला, और गंगा नदी के किनारे। और ये नासिक में जो लगता है वो गोदावरी नदी के किनारे लगता है मेला, और वो भी कुंभ मेला ही होता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128 है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की गई थी? विकल्प एक में दिया हुआ है 1971, विकल्प बी में दिया हुआ है 1961, विकल्प सी में दिया हुआ है 1951, विकल्प डी में दिया हुआ है 1981। इसका जो राइट आंसर होगा 1961, जो विकल्प बी में दिया हुआ है। 1961 में भारतीय एकता परिषद की स्थापना की गई थी। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प ए में दिया हुआ है अनुच्छेद 23 से 24, विकल्प बी में दिया हुआ अनुच्छेद 14 से 18, विकल्प सी में दिया हुआ है 19 से 22, विकल्प डी में दिया हुआ है 25 से 28। इसका जो राइट आंसर होगा समता का जो अधिकार होता है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया हुआ है। इसका सही आंसर है। जो 5 अनुच्छेद होते हैं, ये 5 अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में पाए जाते हैं, जो समता के अधिकार से रिलेटेड होते हैं। जो विधि के समझ, समता, उपाधियों का अंत, जाति, धर्म, लिंग, जन्म के अनुसार किसी विभेद का विरोध करता है, और अवसर की समता होता है, और उपाधियों का अंत होता है, अनुच्छेद 10 से 18 के अंतर्गत ही पाए जाते हैं, जो कि विकल्प भी सही है। किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो इसका जो राइट आंसर है लचीला संविधान लागू, विकल्प ए में दिया हुआ है अमेरिका, विकल्प बी में दिया हुआ है चीन, विकल्प सी में दिया हुआ है भारत, विकल्प डी में दिया हुआ यूनाइटेड किंगडम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प डी, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ का जो संविधान होता है वो बहुत ही लचीला होता है, बहुत फ्लेक्सिबल है, और सबसे छोटा संविधान भी है, करीब 10-12 पेज का है। और बाकी हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका का संविधान सबसे पहले लिखित संविधान है, और अमेरिका सबसे पहले स्वतंत्र भी हुआ था। और विकल्प सी में जो दिया हुआ है भारत का संविधान जो होता है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और लिखित संविधान है। और जो भारत का संविधान है वो फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, मतलब दोनों का मिश्रण है, कठोर और सरल दोनों का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 131 है, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो विकल्प ए दिया हुआ है रैखिक, विकल्प बी ग्रामीण, विकल्प सी दिया हुआ है अखंडित, विकल्प डी नगरीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पूर्वा जो होता है वो ग्रामीण।
अधिवास के अंतर्गत शामिल किया जाता है, क्योंकि जब गांव थोड़ा बड़ा होता है तो छोटे छोटे पूर्वा में बांट दिया जाता है, जैसे पूर्वा है ऐसे करके, ताकि लोगों को गांव में किसी घर या अन्य चीज़ों को ढूंढने में आसानी हो पाए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 132 है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? विकल्प ए दिया हुआ प्लेसियन, विकल्प बी दिया हुआ यूराल, विकल्प सी दिया हुआ अरावली, विकल्प डी दिया हुआ किलिमंजारो। इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर होगा किलिमंजारो, जो विकल्प डी है। माउंट किलिमंजारो जो है एक ज्वालामुखी पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 133 है, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है? तो एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है, विकल्प ए में दिया हुआ मुंबई तट, विकल्प बी दिया हुआ है गोवा तट, विकल्प सी दिया हुआ है कच्छ तट, विकल्प डी डेल्टा तट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो विकल्प ए होगा मुंबई तट। एलिफेंटा द्वीप जो मुंबई तट है, और यहाँ पे एलिफेंटा इसका नाम इसलिए रख दिया गया है पुर्तगाली द्वारा क्योंकि यहाँ पे बड़ा हाथी पाया गया था, और इसे विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया था, जो कि बहुत प्रसिद्ध वो है, विश्व विरासत स्थल है जहाँ पे कि पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, जिसे एलिफेंटा द्वीप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानसूनी वर्षावन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है? विकल्प ए दिया हुआ है 50-150 सेंटीमीटर, विकल्प बी दिया हुआ है 150 से 200 सेंटीमीटर, विकल्प सी दिया हुआ है 70 से 200 सेंटीमीटर, विकल्प डी दिया हुआ है 70 से 100 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा विकल्प सी, जो दिया हुआ है लगभग 70 से 200 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है वहाँ मानसूनी वर्षावन पाए जाते हैं, जिसमें मानसूनी वर्षावन जो लगभग होते हैं, शीशम हो गया, सागौन हो गया, ये सब मानसूनी वर्षावन होते हैं। घास नहीं जो होते हैं, इसको बांस जो होते हैं वो भी मानसूनी वर्षावन के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है, कार्बिंग एंगलोंग पठार विस्तार है? विकल्प ए तिब्बत का, विकल्प बी हिमालय का, विकल्प सी प्रायद्वीप पठार का, विकल्प डी दिया हुआ है शान पठार का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी प्रायद्वीप पठार का। कार्बी एंगलोंग जो पठार है वो विस्तार है प्रायद्वीप पठार का, जो कि नदियों से 150 मीटर ऊपर होता है और तिकोने आकार का होता है, जो कि खंडों में बटा होता है, जिसे हम प्रायद्वीप पठार के नाम से जानते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? विकल्प ए दिया हुआ है मंत्रिमंडल में, विकल्प दिया हुआ है विधानसभा में, विकल्प सी दिया हुआ है लोकसभा में, विकल्प डी पंचायती राज संस्थाओं में। तो इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प डी होगा, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और ये पंचायती राज संस्थाएं जो हैं वह भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 243 के अंतर्गत शामिल की गई हैं। पंचायती राज संस्था जो लाई गई है वो बलवंत राय मेहता की समिति पर लाई गई है। और हम बात करते हैं इसको लागू करने की, तो इसको लागू करने अनौपचारिक रूप से इसको लागू कर दिया था आंध्र प्रदेश में, जबकि औपचारिक रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर 1959 में राजस्थान से चलाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अलग क्वेश्चन नंबर 37 है, तो इस जो किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर विकल्प ए में दिया हुआ 50 वर्ष, विकल्प बी में दिया हुआ 45 वर्ष, विकल्प सी में दिया हुआ 35 वर्ष, विकल्प डी में दिया हुआ 30 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा लगभग 35 वर्ष आयु, जो संविधान में माना गया किसी राज्य के राज्यपाल के लिए निर्धारित की गई है। और राज्य का राज्यपाल जो होता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा होता है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वह राष्ट्रपति या फिर अन्य किसी ऐसे पद लाभ के पद पर न होना चाहिए। और हम बात करते हैं संसद का किसी सदस्य भी नहीं होना चाहिए, और ऐसा कोई जो क्रिमिनल टाइप का आदमी भी नहीं होना चाहिए, जो इसका राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 138 जो है दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करते हुए सही कूट का चयन करें। तो सूची 1 है, सूची 2 है, भारतीय संघ का मुख्य कौन होगा? तो प्रधानमंत्री इसमें टिक किया गया है, जो इसका ए है, ए होगा, जबकि राज्य का राज्यपाल होता है।
सी का नगर निगम का मेयर होता है और डी ग्राम पंचायत का सरपंच होता है। इस प्रकार से अगर मिलान करेंगे तो विकल्पों में हम देखेंगे तो एक का एक होगा तो एक का एक यहाँ पे मिल जाता है, बाकी नीचे एक का एक यहाँ पे मिल जाता है। फिर हम आगे देखते हैं, बी का 3 है तो यहाँ पे है बी का 3, सी का 4 है, डी का 2। तो इसका जो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प ए, जो ए सही है, 1 3 4 2। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर विकल्प में दिया हुआ है जम्मू एवं कश्मीर में, विकल्प भी दिया हुआ है केरल में, विकल्प सी दिया हुआ है बिहार में 1958, विकल्प भी दिया हुआ है मध्य प्रदेश 1957। इसका जो राइट आंसर है वो है विकल्प बी केरल में। अनुच्छेद 356 का तात्पर्य होता है कि राष्ट्रपति शासन, जब राज्यपाल को ये लगता है कि कोई भी सरकार किसी राज्य की संविधान के अनुसार नहीं चल पा रही है तो वो राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकता है, जो कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगा सकता है 6 महीने के लिए, और इसे और भी टर्मिनेट आगे करके बढ़ाया जा सकता है। जैसे हम राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं, और इसका पहली बार प्रयोग जो किया गया था केरल में साम्यवादी दल की पूर्ण बहुमत की सरकार को हटा करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। जबकि अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रपति शासन उसमें भी होता है तो सशस्त्र विद्रोह या फिर वाह्य आक्रमण के समय लगाया सकता है। और बात करते हैं अनुच्छेद 360 की, 360 के अंतर्गत जो लगाया था वो वित्तीय आपात लगाया जाता है। जब कोई वित्तीय संकट आता है तो उस समय में लगाया जाता है, जो 360 के अंतर्गत लगाया था वो वित्तीय आपात होता है। जबकि 356 होता है राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। पहला उपयोग इसका किया गया था वो केरल में किया गया था। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया सकता है? विकल्प ए दिया हुआ है चुंगी कर, विकल्प बी में दिया हुआ है गृह कर, विकल्प सी दिया हुआ मनोरंजन कर, विकल्प डी है उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। ये जो नगर निगम होता है चुंगी कर भी लगा सकता है, गृह कर भी लगा सकता है, मनोरंजन कर भी, ये तीनों कर लगा सकता है, जिसके कारण राइट आंसर होगा विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? तो रेंडियर जो पाया जाता है वो पाया जाता है विकल्प ए मानसून, विकल्प बी गर्म मरुस्थल, विकल्प सी दिया हुआ है टुंड्रा प्रदेश, विकल्प डी दिया हुआ टाइगा प्रदेश। इसका राइट आंसर जो होगा विकल्प सी जो होगा टुंड्रा प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है। बाकी हम बात करते हैं तो जब कभी कभी क्या होता है कि गर्मी के मौसम में या फिर ऐसा कुछ होता है जबकि टेम्परेचर थोड़ा उठता है तो उस टाइम में वो पाया जाता है उस टाइम में जो टाइगा प्रदेश में भी वो जो रेंडियर हो पाया जाता है कभी कभी। इसका जो राइट आंसर है विकल्प सी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 142, निम्न में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो विकल्प ए दिया हुआ है डाउन्स, विकल्प डी दिया हुआ है कंपास, विकल्प सी दिया हुआ है पंपास, विकल्प डी दिया प्रेरिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंपास, ये नहीं है। बाकी हम बात करते हैं डाउन्स पंपास प्रेरीज की। तो डाउन्स पंपास प्रेरीज जो होते हैं वो होते हैं लगभग इस ये मतलब शीतोष्ण घास के मैदान नहीं होते हैं बल्कि शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, और जबकि कंपास जो होता है वो शीतोष्ण घास का मैदान नहीं होता है। इसमें जो शीतोष्ण घास के मैदान नहीं होते हैं उसमें जो पाए जाते हैं वो लानोस हैं, सेलवास हैं इत्यादि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, और जबकि ये सब होते हैं डाउन्स पंपास प्रेरी जो होते हैं शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है? तो विकल्प ए दिया हुआ एशिया, विकल्प बी उत्तरी अमेरिका, विकल्प सी यूरोप, विकल्प डी अफ्रीका। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एशिया महाद्वीप जो है ये बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या के दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 144 है, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो भारत में थारू जनजाति जो निवास करती है विकल्प एम दिया उत्तराखंड, विकल्प बी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, विकल्प सी थार मरुस्थल, विकल्प डी
झारखंड में। तो इसका जो राइट आंसर है वो विकल्प ए भी सही है, विकल्प बी भी सही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश जब बड़ा क्षेत्र था, जब उत्तराखंड कट के बना नहीं था, उस टाइम में जो थारू जनजाति थी वो वहाँ पे पाई जाती थी। वो हमारे उत्तर प्रदेश का भाग होने के कारण वहाँ पे भी है। और उत्तराखंड जब से कट गया तब उसके कुछ क्षेत्र चला गया, तो वहाँ पे भी अभी भी जो जनजाति है वो पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश तराई क्षेत्र में भी जो थारू जनजाति है वो पाई जाती है। और बिहार के कुछ क्षेत्रों में भी ये जनजाति पाई जाती है, जिसके कारण आयोग ने इसका आंसर बी, ए और बी दोनों माना है। इस प्रकार से इसमें जो भी बच्चों ने बी किया हुआ था उनको स्टार मार्क मिल गया थे, बाकी जो सी डी किए थे उनको नहीं मिला था। तो इसका हम ध्यान में रख के चलेंगे कि अगर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश दोनों है तो उत्तराखंड को मारेंगे। अगर उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र दिया उत्तराखंड नहीं है तो उत्तराखंड इसका उत्तर प्रदेश आंसर होगा, जबकि बिहार में पाया जाता है। इसको हमको ध्यान में रखना है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, तो विकल्प ए दिया हुआ छत्तीसगढ़, विकल्प बी दिया हुआ झारखंड, विकल्प सी दिया हुआ मध्य प्रदेश, विकल्प डी उड़ीसा। इसका राइट आंसर जो होगा छत्तीसगढ़ होगा। जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वो छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है, और शायद ये पहला इस्पात संयंत्र भी था जो कि रसिया के सहयोग से बनाया गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि स्टील प्लांट है और इसका निर्माण करता है, जबकि मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा जो हैं ये यहाँ पे भी संयंत्र हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र पहला संयंत्र है जो कि छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? विकल्प ए दिया हुआ है काइटन, विकल्प बी दिया हुआ लीच, विकल्प सी यूप्लेक्टेला, विकल्प डी इक्नस। इसका राइट आंसर होगा यूप्लेक्टेला जो होता है वो अचल जीव है। यूप्लेक्टेला जो अचल जीव है इसलिए है क्योंकि ये जो है मतलब चल फिर नहीं सकता है, फिर एक जगह पे ही अवस्थित रहता है यूप्लेक्टेला, इसी कारण से इसे अचल जीव के नाम से भी जाना जाता है। यह जो होता है वो मतलब यूप्लेक्टेला सामान्यतः जो है पानी में रहते हैं, जो कि किसी न किसी आधार से चिपके रहते हैं और शरीर पे अनेक छिद्र पाए जाते हैं, यही इसकी विशेषता होती है। प्रोटीन अणुओं की इकाई है, तो प्रोटीन अणुओं की इकाई विकल्प दिया हुआ अमीनो अम्ल, विकल्प बी दिया हुआ है वसाम्ल, विकल्प सी दिया हुआ ग्लूकोज, विकल्प डी दिया हुआ विटामिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन के अणु अमीनो अम्ल के इकाई होते हैं। इसका राइट आंसर है विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 148 है, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है विकल्प ए दिया हुआ है रिक्तिकाएँ, विकल्प बी लवक, विकल्प सी सेल्यूलोज कोशिका भित्ति, विकल्प डी दिया हुआ है तारककाय। तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है तारककाय ए, जिसे हम सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर है जो कि पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित रहता है, जो सही आंसर है विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 149 है, मनुष्य के शरीर सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर सबसे बड़ी ग्रंथि जो है अधिवीर ग्रंथि है, विकल्प दिया हुआ है, विकल्प भी दिया हुआ है पीयूष ग्रंथि, विकल्प सी दिया हुआ है अग्नाशय ग्रंथि, विकल्प डी दिया हुआ है यकृत ग्रंथि। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा विकल्प डी, यकृत ग्रंथि जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की। अगर इस विकल्प में मतलब इस क्वेश्चन में अगर यकृत नहीं होता, अगर पीयूष ग्रंथि होती तो इसका राइट आंसर पीयूष ग्रंथि होता, जबकि अगर इस पीयूष ग्रंथि के साथ अगर यकृत भी ग्रंथि दिया हुआ है तो इसका राइट आंसर जो होगा वो यकृत ग्रंथि होगा। इसको ध्यान में रखना है। इस प्रकार चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 150 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है क्या है? तो उत्तर प्रदेश राजकीय पक्षी विकल्प दिया हुआ गौरैया, विकल्प दिया हुआ मोर, विकल्प दिया हुआ सारस क्रेन, विकल्प दिया हुआ है तोता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प सी। विकल्प सी जो है सारस क्रेन, ये हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, जिसे हम सारस क्रेन क्रॉच के नाम से भी जानते हैं। बाकी हम बात करते हैं राज्य की पशु का, तो
जो बारहसिंघा है, और राजकीय जो हमारा वृक्ष है वो अशोक है। जबकि राजकीय हम अपने पुष्प की बात करते हैं तो हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो होता है वो पलाश है। और हम बात करते हैं अपने राजकीय उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा जो है तो हिंदी और उर्दू को माना गया है। इस प्रकार से हमारी जो क्वेश्चन की सीरीज है 30 क्वेश्चन की, जो कि यूपी टेट 2019 का प्रीवियस ईयर है, तो कंप्लीट होती है। और हम नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे वो भी हमारा रहेगा आंसर की, जो कि हिंदी का रहेगा और 2019 का ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, न पसंद आए डिसलाइक ज़रूर करें, लेकिन कारण बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।